धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 9 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि कल भी हम ये कोर्ट बुलेटिन आपके सामने नहीं रख पाए थे और परसों भी नहीं रख पाए थे। वो इसलिए क्योंकि आजकल धाकड़ खबर ने 2 बुलेटिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं। जैसे शाम को 5 बजे आप धाकड़ खबर पर लाइव देख सकते हैं किसान संबंधित खबरों का बुलेटिन। इसके अलावा शाम 6:30 बजे आप देख सकते हैं बंगाल की खबरों का बुलेटिन। अब भाई बुलेटिन करेंगे और उसमें 10-15 खबरों को शुमार किया जाएगा तो 10-15 खबरें ढूंढने के लिए, खंगालने के लिए वक्त तो चाहिए। अब जब वक्त वहां लगेगा तो कोर्ट बुलेटिन के लिए टाइम जो था वो कहीं और खर्च हो चुका है, तो कोर्ट बुलेटिन कैसे होगा। इसलिए हाथ पैर तो उतने ही है ना, काम ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कुछ तो कमियां छूट ही जाएंगी। ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर आप धाकड़ खबर का कोर्ट किसान बुलेटिन नहीं देखते हैं तो शाम को 5 बजे आके देख सकते हैं, 6:30 बजे बंगाल बुलेटिन देख सकते हैं। हालांकि ये बातचीत सुनने के लोग आती नहीं है, सबको 1 मिनट में खबर चाहिए और 5 मिनट में 50 खबरें चाहिए। तो वैसे लोग जो हैं वो कहीं और जाके, दुकान बहुत सारी सजी हुई है, बहुत कुछ अड़ंगा वहाँ पर भी मिल रहा है, बड़े बड़े ग्लैमर वाले वहाँ लोग बैठे हैं, इधर से उधर घूमते हुए एंकराइन जो खबरें पढ़ रही हैं वहाँ पे जाके मज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर जानकारी चाहिए तो धाकड़ खबर पे आपको आना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, चलते हैं बुलेटिन की तरफ। तो आज की सबसे बड़ी खबर है जो सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है। किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम सुनवाई हुई है और ये सुनवाई उसके बाद हुई है जब 8 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से बातचीत विफल हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट के बहुत सख्त तेवर दिखाई दिए हैं। पहला जो कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये कि हम आपको वक्त नहीं दे सकते हैं क्योंकि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें और वक्त चाहिए, अभी आप सुनवाई मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब आपको वक्त नहीं दिया जा सकता, 8 दौर की आप बातचीत कर चुके हैं, किसान आपसे संतुष्ट नहीं है और आप लोग कुछ करते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए अब वक्त नहीं दिया जाएगा। नंबर 1। दूसरा कहा कि आप इन किसानों को होल्ड कर दीजिए जब तक किसानों से बातचीत चल रही है, कानूनों को होल्ड कर दीजिए, उसके बाद जब को डिसाइड हो जाएगा तो देखिएगा इन कानूनों का इंप्लीमेंट किया जाए या नहीं, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम इन कानूनों को होल्ड कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ कही बड़ी वो कि हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव है, आप किसी आदमी को कमेटी में रखवाना चाहते हैं तो बताइए और कल तक आके हमारे सामने तमाम स्थिति क्लियर कीजिए। यानी कि कल को इस मामले पर अहम सुनवाई होने जा रही है जो कि काफ़ी दिलचस्प हो सकती है। हो सकता है सरकार कानूनी तौर पर जो आज कोर्ट के अंदर आ रही है कल राजनीतिक तौर पर भी मुंह की खा जाए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर कमेटी बना दे और सुप्रीम कोर्ट कानूनों को होल्ड पे कर दे तो क्या उसके बाद किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला की जमानत के विरोध को लेकर दाखिल की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार सुनवाई को टाल दिया। ये रिक्वेस्ट यूपी सरकार ने की कि साहब इस पर फिलहाल सुनवाई मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिक्वेस्ट को मान लिया और सुनवाई को फिलहाल टाल दिया। बता दें आपको, फर्जी दस्तावेज के मामले में अब्दुल्ला आजम, उनके पिता आजम खान और इसके अलावा उनकी माता तंजीम फातिमा के खिलाफ FIR दर्ज करवा रखी है भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने। उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से इन्हें जमानत मिल गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना और उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी सरकार है वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और उसने कहा इनकी जमानत रद्द कर देनी चाहिए। तो उसी पर सुनवाई होनी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई टल गई है। बताया जा रहा है कि एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर से तैयार करवा लिया गया और एक जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ से तैयार करवा लिया गया और इन्हीं में से कोई से एक फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर उम्र 25 साल पूरी दिखाकर अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़वा दिया गया और वो विधायक बन गए। हालांकि बाद में हाईकोर्ट में जब मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट ने उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर दिया। उस फैसले को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो कोई किया नहीं है, लेकिन इस सीट पर जब उपचुनाव कराने की कोशिश कर रही थी योगी सरकार या चुनाव आयोग तो उस पर ज़रूर रोक लगा दी थी। यानी कि अभी भी वो कहें तो स्वार्स विधानसभा सीट के निलंबित सांसद विधायक हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किस ओर जाती है। हालांकि टाइम भी पूरा हो लिया, 4 साल तो पूरे हो ही लिए, 1 साल बचा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
आधार की संवैधानिकता को दी गई है चुनौती, 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। खबर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक मामलों की जो बेंच है 5 जजों की बनाई गई है, वो केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चुकी है और वो आधार के संवैधानिक होने पर सुनवाई करेगी। बताया जा रहा है कि 13 नवंबर 2019 का एक मामला है। एक शख्स हैं जिनका नाम है रोजर मैथ्यू, बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड एक मामला कोर्ट के सामने पहुंचा। उसी दौरान कोर्ट ने, जो 5 जजों की बेंच थी, संवैधानिक बेंच थी, उसने टिप्पणी की कि आधार की संवैधानिकता जो है वो सवालों के घेरे में है। तो उसी को आधार बना के अभी एक पिटीशन दाखिल की गई है कि सब जब आधार की संवैधानिकता जो है सवालों के घेरे में है तो अब आप एक बेंच बनाइए और इस पूरे मामले को सुनिए। तो अदालत इस मामले को सुनने को तैयार हो गई है। नोटिस जारी हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि आधार संवैधानिक है या नहीं है। इस पर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इमरजेंसी के पीड़ितों को दिया जाए स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा, ये एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। अखिल भारतीय लोकतंत्र सेनानी संयुक्त समिति की ओर से कहा गया है कि साहब, अभी कुछ दिन पहले आपके सामने एक पिटीशन दाखिल हुई जिसमें कहा गया आपातकाल यानी कि इमरजेंसी को असंवैधानिक घोषित किया जाए। मतलब जो इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी वो असंवैधानिक थी। भैया, संविधान से ही तो मिला हुआ है इमरजेंसी लगाने का अधिकार, पर उसकी प्रक्रिया क्या है वो एक अलग मसला है। संवैधानिक थी क्या असंवैधानिक थी, उसको चुनौती दी गई है। कहा गया है कि वो आपके सामने पहले से विचाराधीन है। आपने उसमें, कोर्ट ने उसको केंद्र सरकार को नोटिस जारी करा, तो हम चाहते हैं हमें भी उसमें पार्टी बना लिया जाए। उस दौरान जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो हम लोगों ने बड़ा झेला था, इसलिए हम चाहते हैं कि इमरजेंसी के दौरान के जो पीड़ित हैं उनको स्वतंत्रता सेनानी होने का दर्जा दिया जाए या दिलवाया जाए। अगली खबर का रुख कर लेते। गलत तरीके से होती है एफआईआर दर्ज होने के बाद की गिरफ्तारियां। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद होने वाली फौरन गिरफ्तारियां गलत तरीके से की जाती हैं। इससे जहां जो बेकसूर लोग हैं उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, वहीं जेलों के अंदर भीड़ बढ़ जाने से 40% तक जेलों का खर्चा बढ़ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं। नाम है उनका सिद्धार्थ। उनकी एकल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने ज़बरदस्त टिप्पणी की है। बुलंदशहर के एक मामले में उन्होंने टिप्पणी की है। बुलंदशहर के एक शख्स ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। कहा था कि बताइए, मुकदमा दर्ज हो गया और उन्होंने गिरफ्तार करके जेल डाल दिया। बाद में कुछ और मामला निकल के आया। बता दें आपको, इस मामले पर हमने देश के जाने माने पूर्व आईपीएस विभूति नारायण, जो उत्तर प्रदेश के डीजी रह चुके हैं, उनसे भी बात की थी कि क्या पुलिसिंग यही रहेगी कि कोई आया जी, अकरम ने मुझे मार पीट दिया जी, मेरा मोबाइल खोस लिया, फलानी पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस की भी तो कोई ड्यूटी है। कोई किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकता है, लेकिन पुलिस ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। मैंने ऐसे कई केस देखे कि एक लड़की का मर्डर हो गया, घर में उसको जला के मार दिया गया, परिवार के लोग वापस लौटे, उन्होंने 5 लोगों पर जिनसे उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। लेकिन पुलिस ने जांच करके बताया कि इन 5 ने नहीं हत्या की। लड़की का प्रेमी और उसका साथी घर में घुस आए थे और उन्होंने लड़की से रेप किया, और उसके बाद लड़की जब बेहोश हो गई तो उन्हें डर लगा कि जाग जाएगी और अपने परिवार के लोगों को बता देगी, और उन्होंने उसको जला के मार दिया। ऐसे कई केस देखे कि नाम किसी और का लिखा गया था, खुलासा कुछ और हुआ। ये है असल पुलिसिंग, ये करना चाहिए पुलिस को। तो ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट से। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मथुरा कोर्ट में अब 18 जनवरी को होगी कृष्ण जन्मभूमि पर सुनवाई। जी हाँ, आज की सुनवाई इसलिए टल गई क्योंकि किसी वकील महोदय की अकाल मौत हो गई है। तो अकाल मृत्यु के चलते स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गई, इसलिए आज मथुरा की अदालत में सुनवाई नहीं हुई। बता दें आपको, खुद को एडवोकेट बताने वाली रंजना अग्निहोत्री ने एक अर्जी दाखिल कर रखी है। उनका कहना है कि जो 1967-68 में फैसला हुआ था शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्ट के बीच में, वो गलत है, उसको रद्द किया जाना चाहिए और सारी ज़मीन वहाँ पे मस्जिद या ईदगाह जो भी बनी है उसको तोड़कर मंदिर के हवाले कर देनी चाहिए। जबकि जो शाही ईदगाह और मस्जिद पक्ष है उसका कहना है ये मामला सुना ही नहीं जा सकता है। तो इस पर फैसला लेना अदालत को कि सुनेगी कि नहीं सुनेगी। तो अब ये फैसला 18 जनवरी तक के लिए टल गया। फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
रोज वैली चिटफंड घोटाले में श्रीकांत मोहता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 2 साल से करीब वो जेल में बंद थे। अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो चुका है। श्री वेंकटेश फिल्म्स के वो को फाउंडर हैं और उनका नाम है श्रीकांत महतो। उनको आखिर अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब वो भुवनेश्वर जेल में बंद थे उड़ीसा की, अब वो बाहर आ सकते हैं। बता दें, उन पर आरोप था कि उन्होंने रोज वैली चिटफंड कंपनी जो है उससे करीब 24 करोड़ रुपए लिए और कहा कि वो जो आने वाली फिल्में हैं वो इन्हीं के ज़रिए रिलीज़ कराएंगे, उनका अधिकार इन्हीं को देंगे रिलीज़ करने का। लेकिन बाद में वो अपने इस वादे से मुकर गए। उसी के चलते उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई CBI के ज़रिए। गौतम कुंडू हैं, उन्होंने कहा कि फिल्में दिखाने का जो अधिकार है वो रोज़ वैली के पास था, लेकिन रोज़ वैली को दिया नहीं गया। अब रोज़ वैली तो घोटाले का पैसा लगा रही थी, तो घोटाले का पैसा गया मोहता के पास। श्रीकांत मोहता को भी गिरफ्तार करके इस मामले में जेल में डाल दिया गया। ये बता दें, सब आपको बंगाल के घोटाले हैं। हालांकि इसी घोटाले में जो मुकुल राय आरोपी थे भाजपा में आके लॉन्ड्री में धुल चुके हैं। अब शुभेंदु अधिकारी भी लॉन्ड्री में आके धुल चुके हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच से आ रही है। डिफाल्टर से बकाया की वसूली करना। मान लीजिए किसी ने आपका पैसा हड़प लिया और आप उससे बकाया की वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश आपकी उसको आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रयास नहीं है। ये कहते हुए एक FIR को हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के जो जज साहिबान हैं उन्होंने खारिज कर दिया। रोहित नाम का एक शख्स पहुंचा, कहने लगा साहब मेरे खिलाफ ये FIR दर्ज कर दी, 306 IPC मेरे ऊपर लगा दी और कहा जा रहा कि मैंने अपने पैसे मांगे तो परेशान होकर प्रमोद प्रकाश नाम के एक शख्स ने सुसाइड कर लिया। तो बताइए, मैंने क्या उसको कहा था कि मेरे पैसे मत दे और तू सुसाइड कर ले, तो मेरे तो पैसा भी डूब गया और वो भी चला गया और मेरे खिलाफ FIR भी हो गई। तो ये तमाम दलीलें उसने दी है। उसके बाद उसकी FIR को खारिज कर दिया और अदालत ने कहा कि बकाया की वसूली करना किसी पर आत्महत्या के लिए दबाव बनाने जैसा नहीं है। हालांकि ये भी एक पहलू है कि जो लोग बकाया की वसूली करते हैं वो इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि वो कहते नहीं किसी को तू लटक जा, आदमी खुद ही लटक जा परेशान होकर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रेप पीड़िता की शिनाख्त उजागर करने पर न्यूज़18 इंडिया, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल और ट्विटर को नोटिस जारी कर दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और ज्योति सिंह की बेंच ने ये नोटिस जारी करके न्यूज़18 इंडिया, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर से जवाब तलब कर लिया है। आरोप क्या है? एक वकील महोदय ने पिटीशन दाखिल करके कहा है कि हाथरस की जो बेटी थी उसकी इन लोगों ने शिनाख्त उजागर कर दी। जैसा मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ, आप हमेशा देखिएगा, मैं जो है बताता रहता हूँ कि जो रेप पीड़िता है, जो छेड़छाड़ पीड़िता है, उसका घर, उसका इलाका, उसकी शिनाख्त हम लोग उजागर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये करना सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है और हमारे खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। तो हम इन चीज़ों से बचते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं उन्हें तो मज़ा आता है, बता दीजिए कि उस लड़की का नाम ये है, उस लड़की का नाम ये है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।